अब ठीक है, अब सही है ना? अब आ रहा है इतने पे या उधर पे? पूरा उधर चला गया? आधा ही उड़ाएगा वो तो, इतना पे आएगा, इतना पे आता। ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर स्केलर मल्टीपल ये सब आपको आता था। कल अपन ने स्टार्ट किया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट की थी कि अगर एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो किसी वेक्टर से तो वो दो टाइप के आंसर्स प्रोवाइड करता है अपने को। वन इज स्केलर एंड अनदर वन इज वेक्टर। यानी कि वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर अपने को स्केलर भी दे सकते हैं और वेक्टर भी दे सकते हैं। स्केलर देते हैं तो उसे हम नाम देंगे अब से डॉट प्रोडक्ट का। अगर वो वेक्टर आंसर दे रहा है तो उसे हम नाम देंगे किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। किसका नाम देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का। यहां पे कल आपको एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि यहां पे जो स्केलर आया है यानी कि यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड आने वाला है, यहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आने वाली है। यहां तक अपन बात कर चुके थे, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसके एग्जांपल्स की। तो कल एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉक्स है उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो उस बॉडी ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो जब आप फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ में? डिस्प्लेसमेंट जो भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप देखते हैं क्वांटिटी आती है कॉल्ड वर्क, जिसको हम क्या कहा करते थे? स्केलर। तो आप कह सकते हो कि सर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप कर सकते हो फाइंडिंग वर्क डन, या फिर सिंपल बोल सकता हूं वर्क डन। ठीक है, पावर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर आपके सामने आते हैं। इनके अभी अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं और क्या क्या आंसर्स आते हैं। इसका जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब भी आपको दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे आने वाला है? डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर आने वाला है, तो आप क्या यूज करते हैं? ए डॉट बी। फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा। क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं डिस्कस करूंगा बाद में भी। चलो, वेक्टर के अंदर जब हम करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे दिखाएंगे। जब आंसर कैसे आने वाला होगा? वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लिखने का तरीका मेरा रहेगा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर जो मैंने देखा अभी उसके अंदर ये जो मेरा ए बी है साइन थीटा, ये मुझे क्या बताएगा? मेरे मैग्नीट्यूड को। और मेरा एन कैप क्या बताएगा? मेरी डायरेक्शन को। तो जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर बना रहे हो, अब कोई ऐसा एग्जांपल बताओ सर जिसके अंदर दो वेक्टरों ने आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर भी क्या दिया हो? वेक्टर दे रखा हो। कोई है किसी के पास ऐसा एग्जांपल जहां आपने किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई होते हुए देखा हो और आंसर जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? वेक्टर ही आ रहा है। कुछ है याद किसी को? बोलो। जिन्होंने थोड़ा 10th क्लास के अंदर एडवांस फॉर्म में पढ़ा है वहां उन्होंने पढ़ा होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो 10th क्लास में 10th क्लास के अंदर जब आपको ये चीज सिखाता है कोई, तो बोलता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैं क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? ये पता है? बना है 10th क्लास में ऐसा कुछ? इसे कहते हैं क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपने यहां पर कोई कंडक्टर रख दिया, लेट यहां पर आपने कोई कंडक्टर रखा है
ठीक है, इस कंडक्टर में आपने अगर देखा कि कोई करंट अगर चल रहा है आई, तो 10th क्लास में आप लोगों को लेफ्ट हैंड रूल बताया होगा, तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करवाया होगा, इसको बोला होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोला होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको बोला होगा फोर्स। सो इन दिस कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इनवर्ड, करंट कहां जा रहा है ऊपर, तो फोर्स का लगेगा लेफ्ट ऑनवर्ड, यानी कि इसको जो फोर्स लगने वाला है वो कहां लगने वाला है, यहां। बस इतना करा के आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा एडवांस पढ़ा 10th क्लास को तो इसका एक फॉर्मूला बताया गया होगा, BIL, BIL। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स। ये फॉर्मूला आपको एक्चुअल में होता है, ठीक है। आप लोगों के 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री के ऊपर बातचीत थी, 12th क्लास में हम 30, 60, 180 सब पे जाएंगे। तो एक्चुअल इसका जो फॉर्मूला 12th क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा BIL साइन थीटा, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन आई बाहर लेकर L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दिस इज वेक्टर F। तो देखो L लेंथ वेक्टर, एरिया, इसको कहेंगे करंट एलिमेंट, ठीक है। तो करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी मिलकर क्या दे रही है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या यूज करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब मुझे दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर मिल रहा हो तो मैं उसे क्या लिखना स्टार्ट करूंगा, क्रॉस। तो एक मैंने एग्जांपल आपके सामने दिया कि मैं प्रैक्टिकल जब फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहां यूज करने वाला हूं इस क्रॉस प्रोडक्ट को। क्लियर होगी बात आप लोग को, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने किसका दिया आपको, डॉट प्रोडक्ट का। प्रैक्टिकल एग्जांपल, और एक अपन ने एग्जांपल लिया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां मैं यूज कर सकता हूं, अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक्चुअली करते कैसे, निकालते कैसे। लेट सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, या फिर बोलेगा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम से अगर आएगा चलेगा। तो लेट इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो वेक्टर मैं आपके सामने एज्यूम कर रहा हूं। वन वेक्टर इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर मैंने आपके सामने लिया। दूसरा वेक्टर ले रहा हूं b वेक्टर, क्या होगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। दिस इज सेकेंड वेक्टर। दो वेक्टर मैंने आपके सामने लिए, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, ऐसे लेते हैं। एग्जांपल है दो वेक्टर का, मैं इनका क्या करके दिखा रहा हूं आपको, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा C वेक्टर, सॉरी C, मैंने लिखा C, तो C किसके बराबर है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है। मेरा जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में सिखाया वो मैं मान के चल रहा हूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर आप सबने सीख लिया कि वो होता है a b cos थीटा के बराबर, किसके, a b cos थीटा के बराबर। इस टेक्निक से अपने को उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करना। ओके सर, चलिए करते हैं। सर ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये x1 है जो x एक्सिस पे चलता है, ये x2 है जो कहां चलता है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो इनको जब मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा, x1 x2 मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, i कैप डॉट i कैप। मैं आपको एक लॉन्ग तरीका सिखा रहा हूं, पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, 2 मिनट में काम हो जाएगा, पर एक्चुअल आपको पहले लॉन्ग कट आना चाहिए कि एक्चुअली कैसे फॉर्मूला बना, एंड आफ्टर दैट आप शॉर्टकट यूज करना जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली कैसे बना
x1 होता क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला वाला पहले वाले के साथ, पहला वाला दूसरे के साथ, पहला वाला तीसरे के साथ, वही कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या आएगा, x1 y2 i कैप j कैप। क्या बात सुन आ रही है, कैसे कर रहा हूं, पक्का। तीसरा कैसे करूंगा, x1 z2 i कैप k कैप। ओके सर, चलिए अब चलते हैं किसके ऊपर, y1 वाले पे। तो क्या लिखूंगा, y1 x1 क्या लिखूं, j कैप डॉट i कैप। क्यों, अच्छा देखो इस वाले का तो पूरे काम हो गए ना भैया, इस वाले के, इस वाले का इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, पहले लाइन कंप्लीट कर दी। फिर किसको पकड़ूंगा, y1 को पकड़ूंगा, y1 का इसके साथ, y1 का इसके साथ, y1 का इसके साथ, वही तो। ओ सॉरी, ओके 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 सॉरी, ठीक है। अब y1 x2 क्लियर, पक्का। चलिए प्लस y1 y2 j कैप डॉट j कैप, y1 z2 j कैप डॉट k कैप। क्या बात समझ में आ गई, पक्का। नेक्स्ट प्लस किसको ले रहा हूं, z1 x1 क्या लिखूंगा, k कैप डॉट i कैप। z1 y2 क्या लिखूंगा, k कैप डॉट j कैप, प्लस z1 z2 k कैप डॉट k। क्या बात समझ में आ गई, लिखने का तरीका समझ में आया, ठीक है। चलिए सर, आपने सिखाया कि जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बन रहा है ए बी कॉस थीटा। ए बी वेक्टर डॉट हुए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। चलिए एक एक स्टेप को सेट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ इसके ऊपर, इस स्टेप पे आओ, इस पे आओ। सर x1 x2 तो मैग्नीट्यूड से, इनके ऊपर तो कोई बात होगी नहीं, सारा गेम कहां हो रहा है, यहां पर। ये क्या है, आई कैप आई कैप। आई कैप किसको बताता है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स कॉस, दोनों के बीच कितना एंगल होगा, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 0। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि कहीं पे अगर आई कैप और आई कैप लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, आई यानी कि यूनिट वेक्टर 1 और 1 1 होता है। और यहां पर कितना आएगा इनका, आई 1 इंटू 1 और कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब मैं आई डॉट आई कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, 1। क्लियर। जब मैं आई डॉट जे करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा आंसर 0। जब मैं जे कैप डॉट के कैप लिखूं या आई डॉट के लिखूं, कुछ भी लिखूं, इन सब के अंदर क्या आने वाला है, कॉस 90 आने वाला है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जैसे मैंने सारी बातें बताई, आप कहोगे सर ये वाली टर्म तो बच जाएगी, ये खत्म। हमारे फिजिक्स में ऐसे खत्म दिखाते हैं, एरो मार के ऊपर डॉट 0, ठीक है। ये खत्म, ये भी खत्म, ये देखो ये बचेगी क्योंकि जे और जे आ रहा है, यानी वाई एक्सेस कॉस 0 मतलब 1, बच गई, खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये बच गई। तो जो इतनी रामायणबाजी सिखाई, ये सब कुछ बताया, कुल मिलाकर समझ में सर ये आ गया हमें कि जब भी आप बोलोगे एक वेक्टर ए वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, अगर बी वेक्टर है
x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। और आप मुझसे अगर पूछोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल के बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा सर, x वाला x के साथ यानी x1 क्या जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 z1 z2, दिस इज योर आंसर। किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर। समझ में आई बात आपको? यानी कि आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F वेक्टर 3i कैप 4j कैप माइनस का 3k कैप, अ बॉडी परफॉर्म मोशन with displacement s vector 3i cap minus का 2j cap plus का 4k cap, find the work done by the force के द्वारा क्या निकालो, वर्क डन निकालो। किसी फोर्स, इस फोर्स, अब फोर्स कैसा हो गया, पहले जब 10th 9th में बैठे तो 4 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन, अब फोर्स कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, दिस इज द वेक्टर, ठीक है। इस फोर्स के कारण किसी बॉडी ने मोशन किया, चली, कितनी चली, उसने ये उसका विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों हुए, तब बताओ कितना वर्क करेगा, कितना वो कार्य करेगा, जो भी आपको बताना है, ठीक है। तो सर अभी जो भी आपने सीखा अकॉर्डिंग टू दिस, अभी अभी जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग हमने सीख लिया है कि सर जब भी आप वर्क बोलोगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो सर कुछ नहीं करना, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, सो f और डॉट निकाला आ गया सर 3 3 9, 4 2 जा 8, लेकिन एक माइनस का है तो माइनस का 8, सर माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 12, माइनस का 12, सर वर्क आ गया अपने 12 और तो 20, 20 में से 9 गया तो माइनस का 11 जूल, क्या आ गया, माइनस का 11 जूल, जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क। सर वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव, क्या पॉसिबल है वर्क नेगेटिव, वर्क नेगेटिव किया पॉसिबल है, बोलो, बिल्कुल पॉसिबल है। वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है। वर्क है तो स्केलर क्वांटिटी बट इट आल्सो बी अ नेगेटिव, वर्क नेगेटिव होते हैं, हम इसके ऊपर बात डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर है, 5वां चैप्टर का नाम ही है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, जो 9th क्लास में चैप्टर हुआ करता था उसका एडवांस वर्जन अपने पास पूरे 11th में देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल वर्क नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है वर्क नेगेटिव। एक एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है मैंने, -11 जूल, ठीक है, एग्जैक्टली समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ बहुत सारे केसेस होंगे, फ्रिक्शन, मैं आगे चलता हूं लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगता है मेरे पीछे, यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव, तभी तो मेरी पावर डिसिपेट कर रहा है, वो मेरी पावर खराब कर रहा है। मैं जब बॉल को ऊपर उछालता हूं तो ग्रेविटी मेरे बॉल को कहां लेकर आती है, नीचे, तो अगर मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो आप क्या बोलोगे कि सर ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बॉल तो फिर भी ऊपर जा रही है, अरे बॉल फेंकी, बॉल जा कर रही है ऊपर, ग्रेविटी कहां लेकर आना चाहती है, नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी नेगेटिव, वो मेरा अपोज कर रही है। ऐसी हर वो फोर्स जो मुझे अपोज करेगी उसके द्वारा किया गया वर्क, उसके कारण किया गया वर्क ऑलवेज विल बी नेगेटिव, वो मैं डिस्कस करूंगा वर्क में चैप्टर। मैंने आपके सामने जस्ट एग्जांपल दिया कि कैसे यूज करना है डॉट प्रोडक्ट को, कैसे यूज करना है डॉट प्रोडक्ट को। कल एक वीडियो भेजे थे मैंने, ऐसी वो सामने दिख गई थी मेरे को, मैंने देखी थी, देखे आप लोगों ने, अच्छी थी, हाँ ऐसे ऐसे कभी कभार दिखती है सामने, देख लिया करो चीजें, बढ़िया लगा मेरे को भी, एक एक्सप्लेनेशन अच्छा था उसका, उसने फिर इंटीग्रेशन तक लेके चला गया बाद में उसको, वो टिपिकल इंटीग्रेशन करने चला गया, जब वो ए और टी का कर रहा था ना, वो एक टिपिकल चीज है, उसका जेई में क्वेश्चन आया था इस साल, तो अच्छा टॉपिक है, वो करेंगे डिस्कस। क्या बात समझ में आई आप लोग को कि किस तरीके से वर्क यूज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और है, सर कुछ प्रॉपर्टी खुद बनाया करो,
सर एक फोर्स होता है और एक होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। अगर मैं कभी फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही तक जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही न्यूटन को अगर मैं ओपन करूंगा, एक्चुअल न्यूटन बना किससे? सर फोर्स बना है मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो मास के लिए आता है केजी और एक्सेलरेशन के लिए आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो अगर मैं लेकर आऊं तो क्या बनेगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या बन रहा होगा मेरे पास? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। ठीक है, इसको अगर मैं सेटअप करूं अपने हिसाब से तो मैं बोल सकता हूं सर ये जो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दिस इज फोर्स इनटू ये मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ये सेकंड। तो ये क्या बना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी अभी आपको बताया मैंने क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इज आल्सो नोन एज पावर। तो कई बार हम अपने खुद से फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे कि हम कुछ खुद फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे पता चला कि जब मैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनती है? पावर। तो कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए, फोर्स दे रखी हो 3i कैप 2j कैप 6k कैप। अच्छा कोई घबराना मत कि सर आपने तो बना लिया, हमें तो आएगा ही नहीं बनाना कभी। कोई दिक्कत नहीं, तभी मैं पढ़ा रहा हूं। अब याद कर लेना। अच्छा ऐसा भी होता है, बस इतनी मैं चाहता हूं आपसे अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बस बाकी तुम खुद थोड़े दिनों बाद सीख जाओगे कि हाँ अच्छा ऐसे खुद के भी बनाने सीखोगे। लेकिन एक मैंने तुम्हें करके दिखाया कि हाँ कई बार हम खुद दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अपनी तीसरी क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर सपोज करो फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप 3j कैप माइनस का 6k कैप, और तुमसे पूछ लिया फाइंड पावर। पावर फाइंड करो। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, पावर का फॉर्मूला आपने सिखा दिया, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो माइनस का 36। आंसर आ गया 12 माइनस 36 बन गया कितना? 24। 24 यूनिट क्या होती है पावर की? यूनिट अच्छा माइनस का है। अच्छा यूनिट क्या होती है पावर की? यूनिट क्या होती है? किस में नापते हैं पावर को? वॉट। इसमें वॉट। दिस इज कॉल्ड पावर। तो आप इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना आपसे मैं उम्मीद करता हूं। तो हो सकता है आपसे। बोलो बात में आगे पक्का क्लियर? किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन। किसी बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लग रही है एज इट इज, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। बॉडी ने इस फोर्स के लगने के कारण डिस्प्लेस किया है कुछ 4 मीटर का, एंड बॉडी कहां पहुंच गई है? यहां पहुंच गई है। दिस इज 4 मीटर। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, दिस एंगल is 30 degree. 30 degree. Okay, now find work done by force. Work done by force. चलिए बताइए कैसे अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। हाँ एग्जैक्टली सर, अभी अभी आपके पास एक फॉर्मूला बताया था, वर्क का फॉर्मूला आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट।
सर कैसे जज कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट यूज करना है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपने वर्क पूछी हमसे, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हमें वेक्टरों की हेल्प से क्या यूज करना है, स्केलर निकालना है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो सर हम वर्क को लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जो आपने सिखाया एफ एस कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर। मैं आपको सिर्फ ये चीजें सिखा रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आते हैं, वेक्टर की फॉर्मेट में आते हैं, और कई बार इस फॉर्मेट में आते हैं। दोनों में अंतर समझो। कुछ बच्चे बिल्कुल समझ तो रहे अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, अच्छा इस तरीके से करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आप चाहकर उस क्वेश्चन को ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे? आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आता सबको निकालना, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सबको ऐड करा, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास। और अगर मैं आपको एंगल दे दूं दो वेक्टरों के बीच में, सर नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, हमने सीखा हुआ है, दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना हमें आता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना अपने को आता है। हम उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर सिंपली अपने पास में इस तरीके से मैग्नीट्यूड वर्सेस आ गया, तो अपन कुछ नहीं सर, एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर अभी अभी अपने देखा उस हिसाब से 3 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट इसने किया कितने का, 4 का। अच्छा अभी जरा कंफ्यूजन होता है कि इनटू का ऐसे साइन लगाऊं कि कैसे लगाऊं। अगर मैंने ऐसे लगाया तो आपको याद आएगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बोलेंगे फिर, तो आपको समझना है, सिंपल लिख दो 3 डॉट 4 एंड डॉट कॉस कितना 30 डिग्री। तो कितना आ गया वो आपके पास, 3 4 जा 12 एंड व्हाट अबाउट कॉस 30, √3/2, 6√3 जूल। इतना वर्क ये बॉडी परफॉर्म कर रही है। और इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट 9th क्लास के हिसाब से बोला होता, किसी बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, जिस कारण से वो बॉडी 4 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, व्हाट अबाउट योर वर्क। तो कुछ नहीं सर, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर कितना हो जाता, 12, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो 3 और 4 12 जूल का अपने पास आंसर आता। लेकिन आपको जज करना है कि अब बीच में एंगल भी आने लग गए, तो उसको कैसे आपको अप्रिशिएट करना। अच्छा अब किसी का दूसरा खुराफाती दिमाग कहेगा कि सर फोर्स लगा रहे हो वहां, फोर्स का लगा रहे हो तिरछा, आगे कैसे जा रही है बॉडी, बॉडी आगे कैसे जा रही है, ये तो ऐसे उड़नी चाहिए हवा में। तो फिर मैं आपको बोलूंगा, याद करो एक बच्चा घर में, जो छोटा बच्चा होता है, वो किसी गाड़ी के ऊपर धागा बांधता है, उसको खींचता है, अगर उसका एंगल बनेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा। ये रहा बच्चा, ये रहे बच्चे के पैर, और वो छोटी सी गाड़ी को धागा बांध के घुमा रहा है। अब याद करो, क्या क्वेश्चन ऐसा ही बनता है? क्या गाड़ी उड़ती है उसकी? वो भी तो खींचता है गाड़ी को चुपचाप। तो दिस इज अ फोर्स। अच्छा फिर क्या हुआ सर, ऐसा कौन सी फिजिक्स लग रही है जिस कारण से ये हवा में नहीं उड़ रही? अरे बहुत सिंपल है सर, इसका भी तो कुछ वजन है, mg, जो उसके रिएक्शन को क्या कर लेता है, बैलेंस आउट कर लेता है। ठीक है, और जो ये फोर्स लग रही है, आप अब हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखा चुके हो सर, दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज f cos थीटा एंड दिस इज f sin थीटा। सो इसका वेट दोनों फोर्सेस मिलकर क्या कर लेती है, बैलेंस। अगर इसने फोर्स ज्यादा लगा दी तो कई बार हवा में उठ भी जाती है वो चीज, जैसे एकदम से बच्चा हल्की फोर्स से खींच रहा है, आप आए एकदम से खींचा तो उड़ भी गई वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस वक्त आपकी फोर्स क्या हो गई, ज्यादा। जब तक ये जमीन पे चल रही है गाड़ी, तब तक ये वाली वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस। वो अपन सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी इन तरीके की चीजों को अपन पढ़ेंगे। क्या क्लियर है आपको? पक्का कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, डॉट प्रोडक्ट का काम क्या है। अनदर क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। किसी दो वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर देखे, उनके एंगल निकालने का एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने निकाल रहा हूं। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करूंगा,
सर अकॉर्डिंग टू यू हमने सीखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितने के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो आपसे कहेगी फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने लग जाऊं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इस फॉर्मूले से आप दो वेक्टरों के बीच का क्या निकाल सकते हो, एंगल। फॉर एग्जाम्पल लेट, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का सिंपल सा आया, ए वेक्टर मेरे को दिया हुआ है 1 i कैप 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप। अच्छा मैं मन से बना रहा हूं ना, ऐसे ही बना रहा हूं मन से, तो उसमें कई बार प्रॉपर एंगल नहीं निकल पाएगा, तो डरना मत, बस चीजों को सीखना। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर है मान लो माइनस का 3 i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का 4 k कैप। लाइक इस तरीके से दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करोगे, ये रहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कितना बना बोलो जल्दी, 2 का 4 9 13 और 12 13 और 12 नहीं सॉरी 16 और 12 कितना हुआ 29 एग्जैक्टली। मेरे को नहीं पता, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं करने में। आगे समझ में, रूट 29 आ रहा है समझ में, पक्का। कॉम्प्लिकेटेड मत कर चीजों को, क्यों करता है सेकंड क्वाड्रेंट, कहां मेरी जरूरत ही नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट की। आने देना, तो मेरे को भी एंगल नहीं बताने तेरे को, कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, बस एंगल निकालना सिखा रहा हूं। मैंने मर्जी से फिगर डाल दिए, उससे एंगल कुछ खतरनाक ही टेढ़ा बेढ़ा आने वाला है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस सिखा रहा हूं कि कुछ भी आए आपको तो क्या करना है, पहले क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड, फिर किसका निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर बोले तो माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बन गया फिर से रूट 29। अच्छा अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आया और आपसे पूछा दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताओ, तो हम इस फॉर्मूले पे जाने वाले। अब हमें आता है सर, अब अगर हमसे कोई पूछेगा कॉस थीटा कितना है इनके बीच का एंगल, तो सबसे पहले इनका क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मुझे आता है, 2 का 3 के साथ क्या आएगा, माइनस का 6 3 और 2 6 माइनस 4 प्लस 4 माइनस का 16 माइनस का 16। डिवाइड करना है मुझे उनके मैग्नीट्यूड्स के, मैग्नीट्यूड से, यानी कि रूट 29 इंटू रूट 29 माइनस 6 प्लस 6 गया माइनस 16 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, तो मेरा कॉस थीटा बन गया माइनस का 16 बाय 29। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से मैं आंसर निकाल के आऊंगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे छोड़कर आना है, सर थीटा शुड बी कॉस इनवर्स माइनस 16 अपॉन 29। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, इस फॉर्मेट में मिलेगा। कॉस नेगेटिव छोड़कर आना है, थीटा निकालना था, एंगल बिटवीन दिस। ठीक है, अब अंदाजे निकालने सीखो, अंदाजे लगाने सीखो। जैसे आप बोल रहे थे कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सर कॉस क्या दे रहा है, नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है अकॉर्डिंग आवर प्रीवियस नॉलेज, सेकंड में थर्ड में, इनमें हो सकता है नेगेटिव, सेकंड में थर्ड में दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा 16 अपॉन 29 कितने के बराबर, वैल्यू क्या आएगी, लमसम सोचो। अगर मैं 16 को डिवाइड करूं कितने से, 29 से, तो पॉइंट लगाया 160। ठीक है, बताओ कितने, 29 3 जा नहीं 4 जा, कितना करोगे, 29 4 जा कितना, लमसम कितना आएगा, 160 से कम ही आएगा। 5 जा करती तो ऊपर निकल जाएगा। अगर 29 5 जा किया मैंने तो 160 से ऊपर जाएगा, अंदर रहेगा। करो एक बार, कितना कितना आ रहा है, 126 आ रहा है पक्का। अच्छा मैं 5 जा पूछ रहा हूँ, 5 जा कितना है, 5 जा रहा है, चलो लमसम जा रहा है, तो कितना आया
0.5 लमसम। मेरा आंसर कितना है 0.5। इसको जज कैसे करना है ध्यान से सुनना। तो मेरा cos थीटा आया है माइनस का 0.5। मुझे पता है cos 0 डिग्री होता है 1, मेरा cos 30 डिग्री होता है √3/2। cos 30 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा cos 45 कितना 1/√2। चलो √3/2 की बात करते हैं। √3/2 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। ये होता है 1, ये होता है 1.73 डिवाइडेड बाय 1.44। तो लमसम ये आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 पॉइंट में आएगा क्योंकि बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा 0 पॉइंट में चला गया ये। इसकी वैल्यू 1.73, इसकी वैल्यू 1.73। डिवाइड कर रहे हो कितने से 2 से, तो 1.73 को डिवाइड करोगे तो 174 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 170 हो गया तुम्हारा 35 50 85 समथिंग 85, यानी 0.85 0.85 डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू 1 था, अब हो गया 0.85, 1/√2 0.707 रट लेना। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, यानी 0.7 तक पहुंच गया अपन। आंसर कहाँ है 0.5, यानी अभी तक कहाँ है 45 से और आगे जाना पड़ेगा और घुसना है, यानी 60 इज 1.2 1/2 है 0.5 दिख रहा है 0.5 लमसम, यानी कि लमसम ये किसके बीच में आ रहा है एंगल, क्योंकि ये तो मैंने फेक वैल्यू ली ना, आंसर तो कुछ और आ रहा था। तो ये जो वैल्यू आने वाली है कहां तक आने वाली है 45 से लेके 30 के बीच में, तो 90 प्लस कर लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी 125 135 के लमसम की वैल्यू होगी इसकी। तो ऐसा छोड़ के आते ना कि थीटा कितना आने वाला है, थीटा शुड बी 135 समथिंग, छोड़ देना, ऐसे निकाल सकते हो वैल्यूज को, छोड़ सकते हो। क्या बात समझ में आई, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्या करना है। इसके डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन या तो आएंगे सीधा निकालने के मल्टीप्लाई करने के, या आएंगे किसके इनके डॉट प्रोडक्ट पर इनके एंगल निकालने के। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक नोट डाल के स्पेशल चीज लिखेंगे, नोट some properties of dot product, some properties of dot product. 1, it hold communicative law, ये होल्ड करता है कम्युनिकेटिव लॉ। क्या बोलना चाहते हो सर, बोलना ये चाहता हूं कल को कभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिख जाए तो तू उसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वलेंट टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 for 2 parallel vector, it give maximum। अगर 2 वेक्टर कैसे हैं पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा 0, और cos 0 पे ये अपनी वैल्यू क्या देता है मैक्सिमम। तीसरा फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर इट गिव्स 0। अगर 2 वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर है तो cos 90 आएगा, cos 90 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, cos 90 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इतने से आपको दिमाग में रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज के ऊपर, ये दे दूंगा नोट्स में, आज ये डाल दूंगा पक्का पॉजिटिवली, कल तो डाल लेते कुछ था नहीं पढ़ाने के लिए, आज ठीक। क्वेश्चन है फाइंड the value of k, find the value of k if 2 vectors are perpendicular। 2 वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर है, 2 वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एक वेक्टर दे रहा हूं a वेक्टर 2i कैप
3j कैप माइनस का k, ऐसे ही कर दो, उसका कंफ्यूज हो जाओ ना, c k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। b वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप हुआ है। k की वैल्यू, c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप लोग बाकी देखिए, आप लोग देखिए क्या आंसर आ सकता है। रफ कॉपी रखा करो हमेशा क्लास के अंदर, एक रफ कॉपी रखा करो और बाकी एक फेयर कॉपी रखा करो घर पे, और वो नोट्स एक बार देख लिया करो घर पे। इसलिए मैं आपको इधर पे लिखने का मौका नहीं देता, घर पे एक बार तो आप वीडियो चलाकर या फिर एक बार वो पीडीएफ से करोगे तो एक बार याद तो करोगे। कल माइनस का 1.5 टेक्निक क्या यूज करी? ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप लोग देखिए, जिनको नहीं समझ आ रहा, किसी को आ रहा है कि सर क्या टेक्निक रहेगी, कुछ आ रहा है समझ में? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करना। देखिए सर आपने बोला कि दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो हमेशा 101% ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आंसर कितना आने वाला है? 0 ही आएगा, 200%। बस कुछ नहीं तो क्या करना है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस का c 4c शुड बी 0, 4c इज इक्वल टू 0, 4 और माइनस का इन, माइनस का 5 माइनस का 4c इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 5 सॉरी उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 5/4, तो c इज इक्वल टू माइनस का 5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। सिंपल क्वेश्चन। पर अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, पहली बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको दिक्कत होगी। तो लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा दिए, तो आपके लिए मॉड्यूल में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? पक्का हो जाएगा? करें? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आज आपका डॉट प्रोडक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है, डॉट कंप्लीट है, क्रॉस कल करवाऊंगा।